स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है और इस बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। कोरोना संक्रमण का असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है और ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो महिलाओं के मन में आते होंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नलिनी मंडारिया। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन करके उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वो तमाम जानकारी दे रहे हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, नेगेटिव होने के बाद जो दिक्कतें हो रही हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शरीर का कोई अंग सुन्न हो सकता है नेगेटिव होने के बाद, इस तरीके की दिक्कत है। कई बार नींद कम आने लगती है, इस बात की शिकायत लोग कर रहे हैं जो मरीज कोविड से नेगेटिव हो रहे हैं। गले में खराश की दिक्कत, ये सामान्य लक्षण है। डायरिया सामान्य लक्षण कोरोना का है। इसके साथ साथ आंखों में जलन, ये शिकायत मरीजों को रहती है। तेज सिर दर्द कोविड-19 के सामान्य लक्षण है। स्वाद या गंध का चला जाना भी लक्षण में शामिल है। त्वचा पर दाने या लालिमा होना भी लक्षण में आता है। तो ये तमाम वो लक्षण आपको दिखा रहे। देखिए, अब गंभीर लक्षण क्या है वो भी समझिए। सांस लेने में कठिनाई या सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये गंभीर लक्षण में आते हैं। सीने में दर्द की अगर शिकायत है तो आप कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण में हैं। बोलने और चलने फिरने में दिक्कत, शरीर का टूटने लगना, ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो गंभीर समस्या में आ रही हैं। और जो कोरोना के नए लक्षण हैं वो भी अब आप देख रहे हैं। आंखों का लाल हो जाना, ये नए लक्षण में है। शरीर में कमजोरी आना, ये तमाम दिक्कतें मरीजों को हो रही है। बदन दर्द भी नए लक्षण में शामिल है। कोरोना के नए लक्षण में सिर दर्द का होना भी शामिल है। अगर आपको सिर दर्द है, डायरिया है, इस तरीके की तमाम शिकायतें हैं तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जीभ पर धब्बे और सूजन होना भी कोरोना के नए लक्षण में शुमार है। और चलिए सीधे रुख करते हैं डॉक्टर नलिनी मंडारिया का, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। नलिनी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। याचिका में आज लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की। मैसेंजर ऐप ने कहा नए। हेलो नलिनी जी, क्या आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। आप जो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो वीडियो में चल रहा है वो दूसरा न्यूज चल रहा है, इसमें आपकी आवाज आ रही है। 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। जी नलिनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा पहला सवाल है आपसे, क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि साधारण फ्लू और कोविड को कैसे पहचाना जाए। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी पहुंचाते हैं। और देखिए, नेगेटिव होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सूंघने की क्षमता कम होना, थकावट और कमजोरी रहती है, इस तरीके की दिक्कतें उन मरीजों को है जो इस वक्त नेगेटिव तो हो चुके हैं लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम से वो ग्रसित है। कई बार नींद कम आने लगती है, ये दिक्कत होती है। तो डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं आपको कि आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें, मेडिटेशन पर ध्यान दें, योगा करें, इन्हीं तमाम चीज़ों से इन दिक्कतों को आप खत्म कर सकते हैं। कोविड-19 के सामान्य लक्षण, डायरिया, आंखों में जलन, बदन में दर्द, ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामान्य लक्षण हैं। अगर तेज सिर दर्द है तो फिर आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। स्वाद या गंध का चला जाना सामान्य लक्षण में है। त्वचा पर दाने या लालिमा होना भी कोविड-19 के सामान्य लक्षण में आता है। इसी तरीके से कोरोना वायरस के जो गंभीर लक्षण हैं उसमें सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का गिरने लगना, ये दिक्कत सबसे ज्यादा दूसरी लहर में देखी गई। सीने में दर्द की शिकायत भी कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण में है। बोलने और चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। शरीर का टूटने लगना भी गंभीर लक्षण में आता है। और आंखों का लाल हो जाना, जो नए लक्षण अब देखे जा रहे हैं, रिसर्च जो पाया गया कि शरीर में कमजोरी आना, आंखों का लाल हो जाना, ये तमाम लक्षण कोरोना वायरस के नए लक्षण में शामिल है। इसके साथ ही बदन दर्द भी है और सिर दर्द होना कोरोना के नए लक्षण में शामिल है। तो हर दिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको
आगाह करता है, आप तक जरूरी जानकारी पहुंचाता है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ते हैं और आपके मन में जो सवाल है उन तमाम सवालों को हम डॉक्टर से करते हैं, क्योंकि ये मुहिम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार चला रहा है, क्योंकि इस परिस्थिति में आप जरूरी जानकारी घर बैठे ले सकें। एक बार फिर से रुख करेंगे डॉक्टर नलिनी मंडारिया का, जो कि इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नलिनी जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपसे मेरा पहला सवाल है कि सामान्य फ्लू हो और कोविड हो तो कैसे इसमें अंतर हम पहचान पाएं? देखिए, कोविड में भी जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू के जैसे ही होते हैं, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, गले में खराश होना, बुखार होना, सिर दर्द होना। लेकिन सामान्य फ्लू में जो होता है वो लक्षण बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं और धीरे धीरे करके वो 3 से 4-5 दिन में वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो ज्यादा सीवियर होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है शरीर में, बॉडी में जो दर्द होता है शरीर में वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो किसी को अगर कोविड होता है तो वो सामान्य फ्लू की तुलना में बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये सामान्य फ्लू नहीं है और इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी, गर्भवती महिलाओं को कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए? क्योंकि सामान्य तौर पर अगर देखें तो हर किसी को प्रिकॉशन लेना है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को सावधानी से और सुरक्षा में रखें, क्योंकि यह देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जो इम्यूनिटी होती है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो सामान्य की तुलना में कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो बॉडी को अगर अफेक्ट करते हैं तो उसके कारण समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन यही है कि उनको भीड़ भाड़ से बचना है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बिल्कुल भी ना निकलें। अपना बैलेंस डाइट बिल्कुल मेंटेन रखें, हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी की मात्रा है, फ्रूट्स है, जूस वाले जो फ्रूट्स है वो सब ज्यादा लें, नारियल पानी है ये सब लें और कभी जरूरत पड़ी निकलने की तो मास्क का बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। जो हम बार बार कोरोना के लिए जो बाकी सावधानियां बताते हैं कि बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, ये सब सावधानियां बहुत जरूरी है उनके लिए। और दूसरा ये है कि अभी हम लोगों ने यह भी किया उनके लिए कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अस्पताल भी ना आए। हम ऑनलाइन हम लोगों ने अभी कंसल्टेशन भी चालू कर रखा है। कभी किसी को जरूरत पड़े, बहुत जरूरी हो तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, सोनोग्राफी करना है या जरूरी चेकअप है, तभी हम उनको हॉस्पिटल में कॉल कर रहे हैं। जी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई फीमेल कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो फिर उसको कैसे एहतियात बरतना है? कैसे वो कोरोना नेगेटिव हो, ज्यादा दिक्कत ना हो उसे, उसके लिए वो क्या एहतियात बरते? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सबसे पहला तो ये है कि उनको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्या है, किसी का भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो बहुत पैनिक हो जाता है, पूरे घर के लोग पैनिक हो जाते हैं और खास करके अगर किसी प्रेग्नेंट महिला का आ जाए तो बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि आया है और ठीक हो जाएगा। और इसके लिए ये डर जाते हैं कि बच्चे में बहुत ज्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा वर्टिकल ट्रांसमिशन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। हमारे बहुत पेशेंट प्रेगनेंसी में कोविड पॉजिटिव हुए हैं और रिकवर होकर उसके बाद डिलीवर हुए हैं। तो उनको अपनी जो जरूरी दवाइयां हैं वो सब चालू रखनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैलेंस डाइट है, हाइड्रेशन है, ये सब प्रॉपर मेंटेन करना है जी। आइसोलेशन में उनको रहना पड़ेगा, ये जरूरी होता है। और जो भी सिम्टम्स होते हैं, थोड़े बहुत जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए दवाइयाँ उनको, जैसे बुखार है, जुकाम है, गले में खराश है, बॉडी एक है, इसके लिए क्लोसिन पेन रिलीफ वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इससे कुछ ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर के पास सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर बहुत जरूरी होता है, माइल्ड सिम्टम्स में तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में जा रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत है। नलिनी जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और सवाल कीजिएगा। मैं संतोष तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बोलिए जी, आप अपना सवाल कीजिए। मैं संतोष तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ बोलिए, अपना सवाल क्या है? हाँ, ये जो अभी कोरोना के साथ व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस जो हो रहा है,
ये कोरोना पेशेंट को ही होता है कि दूसरों को भी होता है? बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, फंगल इन्फेक्शन है ये, है ना, इसको नाम दे दिया गया है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। इनसे बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। और ये जो फंगस होता है ये हमारे मिट्टी में, हवा में, एनवायरनमेंट में रहता है। और नॉर्मल कोर्स में भी हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा अंदर जाता है और हमारे शरीर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है ये। तो नॉर्मल किसी भी पर्सन को फंगस से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग। ये जो फंगस का जो प्रॉब्लम आ रहा है ये अभी उन्हीं लोगों में आ रहा है जिनमें की इम्यूनिटी बहुत कम है, रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है। खास करके जैसे डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, वो भी सभी डायबिटिक को नहीं, किसी का अनकंट्रोल्ड शुगर है, या पोस्ट कोविड है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा डोज में स्टेरॉइड लिया हुआ है, या और भी कोई पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयां लेते हैं, या कैंसर, पोस्ट कैंसर पेशेंट है। इन सब में बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है उनमें ज्यादा फंगस जो है वो ग्रोथ करने लगता है और उसके कारण सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कॉमन पब्लिक को बहुत ज्यादा डरने की इसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला को कोविड होता है तो सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय वो ये है कि बच्चे को ना हो जाए। तो क्या इसके चांसेस हैं कि गर्भ में बच्चे को कोविड हो सकता है माँ से? जैसा मैंने अभी बताया, पहले भी जो लास्ट ईयर भी जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था उसमें महिला कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन बच्चे जो हुए थे 2-3 केसेस में ऐसे शुरू में देखा गया था कि बच्चों में कोविड के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। और कुछ केस में बच्चों में कोविड पॉजिटिव पाया गया था, वो भी ऐसा था कि ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को ट्रांसमिशन हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसा वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि माँ को कोविड है तो बच्चे को भी कोविड आएगा ही। क्योंकि मैंने बताया, हमारे अभी 1 साल में बहुत सारे पेशेंट थे, 2-3 पेशेंट तो हमारे ट्विंस वाले पेशेंट थे जिनको कोविड पॉजिटिव था। इवन 2 पेशेंट को तो 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ी थी, लेकिन बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माँ को कोविड है तो बच्चे को भी कोविड इन्फेक्शन आएगा ही। जी, एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त में है कि लड़कियों को ये लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी सामने आई सोशल मीडिया पर जिससे लड़कियों में एक डर भी पैदा हो गया कि क्या हम मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस बात की क्या सच्चाई है और क्या आप सलाह करेंगी लड़कियों को? बहुत सही सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, इसमें जहाँ देखो ये सब सवाल हैं। गूगल में देखो, वहाँ बहुत सारी गर्ल्स के हमारे पास फोन भी आए हैं कि ड्यूरिंग पीरियड हमको, क्योंकि ये सब जगह ये स्प्रेड किया हुआ है मैसेज कि प्रेगनेंसी में पीरियड के पहले या पीरियड के बाद इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्यूनिटी का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी पीरियड का कोई भी समय है, चाहे पहला दिन हो, 5वां दिन हो, 10वां दिन, 15वां दिन, ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन का पीरियड से ऐसा कोई भी संबंध नहीं है कि इसको लगाने से, इवन ये भी कह रहे हैं कि पीरियड के समय लगाने के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है और इसको लगाना जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनेंगे तभी आप प्रोटेक्ट हो सकोगे। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, नलिनी जी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मैं श्रीमती कुंती सिंह हूँ। मुझे डायबिटीज है और मैं ये चाहती हूँ कि डायबिटीज के साथ में मुझे एक बार होम क्वारंटाइन हो चुकी हूँ, तो ब्लैक फंगस का कोई वो डर तो नहीं है? कब हुआ था आपको, कब आपको होम क्वारंटीन होना पड़ा था? मैं दिसंबर में हो चुकी हूँ। 9 दिसंबर को मैं मतलब होम क्वारंटाइन से मैं निकल चुकी हूँ। ब्लड शुगर कंट्रोल्ड रहता है बिल्कुल? हाँ, ब्लड शुगर अभी मेरे को, मैं 2 महीने से होम क्वारंटाइन के बाद में नहीं गई हूँ। एक बार गई थी तो चेक कराई थी, तो 2 महीना हो गया, अभी लॉकडाउन में नहीं जा पा रही थी। देखिए, आपको बहुत 374 है। 374? हाँ, है ना? 374 खाना खाने के बाद? जी। 374 ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हर डायबिटिक को प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है तो इन्फेक्शन का डर रहेगा। इसलिए 374 अगर आपका लेवल था तो ये बहुत ज्यादा है। आपके जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है उनसे आप कांटेक्ट करिए, और ब्लड शुगर को कंट्रोल अगर आप कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इतना हाई ब्लड शुगर में आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो, इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आपको।
डॉक्टर नलिनी, अब मेरा सवाल है, क्योंकि ये देखिए ये बहुत वाजिब सवाल था, लोगों के मन में बहुत डर है कि जो लोग 5-6 महीने पहले भी पॉजिटिव हुए हैं, क्या उनमें भी डर है ब्लैक फंगस या येलो फंगस, वाइट फंगस, किसी भी फंगस का खतरा उनमें है क्या? अगर है तो कितने महीने तक ये खतरा है? क्योंकि लोगों के मन में एक डर बन गया है कि क्या हम साल भर बाद भी हो सकते हैं क्या पॉजिटिव? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस, येलो फंगस का जो डर है, जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जरूरी नहीं है कि ये, क्योंकि हम फंगस वैसे भी इनहेल करते रहते हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट करे। और कोविड हो गया है तो उसके कारण ये ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया कि अगर किसी का बहुत ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत समय तक और बहुत ज्यादा डोज में किसी ने स्टेरॉइड लिया है और बहुत समय तक हॉस्पिटलाइज रहा है, बहुत हाई एंटीबायोटिक एंटीवायरल के डोज लिए हैं, या और भी किसी कारण से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तभी उनमें फंगल इन्फेक्शन का डर है। अदरवाइज किसी को भी कोविड हुआ है तो उसको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। कोविड से रिकवर हुए हैं तो कभी भी फंगल इन्फेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, वैक्सीनेशन का ये टाइम चल रहा है और ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं, क्योंकि अब लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है जैसे जैसे रिसर्च और रिपोर्ट सामने आ रही हैं एक्सपर्ट्स के, कि अगर आप वैक्सीन करवा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? देखिए, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो बहुत ज्यादा सेफ हो गए, ऐसा लोगों को बहुत ज्यादा अभी मानना नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी जो कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, अच्छी बात है, इम्यूनिटी आ रही है, लेकिन फिर भी हमको सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वायरस म्यूटेट कर रहा है अपने आप को बहुत ज्यादा। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद हमको एकदम 100% एश्योर नहीं हो जाना है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तो बना हुआ है, हमको सुरक्षा का सब जो नियम है वो पालन करना है। दूसरा सवाल है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन कराना, लेकिन अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है, इसलिए हम अभी गर्भवती महिलाओं को इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जी, हालांकि हमारा जो एसोसिएशन है फॉक्सी का, जिसमें कि 37,000 डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि गर्भवती महिलाओं को भी इसका डोज दिया जाना चाहिए। बट जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता है, हम इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए गर्भवती महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दुर्ग से, किरण, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी, होम आइसोलेशन के बाद कितने रूम का रख रखाव कैसे करना है? रूम का? जी, होम आइसोलेशन जहाँ रहे हैं वहाँ का? हाँ जी, जिस रूम में पेशेंट को रखे थे वहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ जी, घर में जैसे होम आइसोलेशन में रखे हैं तो उस रूम में सामान उमान का रख रखाव कैसे करना है? देखिए, होम आइसोलेशन में रखे हैं तो ऐसा है कि अगर 14 डेज हो गए होम आइसोलेशन के, उसके बाद तो वो मरीज बाहर आ सकता है। आप रूम को बहुत अच्छे से फिनाइल से, डिटॉल से क्लीन कर सकते हैं और रूम को सैनिटाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी रूम का वेंटिलेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, रूम को क्लोज करके नहीं रखो, एसी चेम्बर में पूरे टाइम बैठे नहीं रहो। तो उसमें क्या है, अगर हवा का आदान प्रदान होता रहता है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है, तो वायरस अगर वहाँ है भी, चीख से या सांस से आया भी है, तो वो हवा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। दूसरा ये है कि रूम का टेम्परेचर हमको वार्म रखना है, बहुत कोल्ड नहीं रखना है टेम्परेचर को। और तीसरा ये है कि प्रॉपर जो हम लोग, जैसा अगर किसी पेशेंट को आपने रखा और आपको डर है, तो जैसा हम हॉस्पिटल में उसे सैनिटाइज करते हैं, वैसा घर को भी आप प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कोई डर की बात नहीं रहेगी। डॉक्टर नलिनी, अगला सवाल खाने पीने को लेकर है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अच्छा खाना चाहिए, ये हर किसी को पता है, लेकिन कोरोना के समय में इस वक्त में बहुत ज़्यादा डर भी है लोगों को। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं घर पर क्या खाना पीना खाएं जिससे उनका इम्यून बहुत स्ट्रांग रहे? क्योंकि जब आप गर्भवती होती है तो बहुत खाने पीने का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है। खाने पीने के लिए ऐसा है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये है कि बाहर की चीजें को खाने से बहुत ज्यादा अवॉइड करें। अभी जितना हेल्दी डाइट हो, बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सबकी मात्रा बराबर जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना हो। तीसरा ये है कि हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करके रखें। हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा शरीर में बिल्कुल कम ना हो। नारियल का पानी है उसका नियमित रूप से सेवन करते रहें। फ्रूट्स, जूस वाले जो फ्रूट्स हैं वो लेते रहें। हरी सब्जियां हैं वो खाएं। और कोई भी सब्जी है, फल है बाहर से आता है तो सबसे पहले प्रॉपर उसको क्लीनिंग करें, कुछ समय तक उसको बाहर रखें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। फ्रीज में रखी हुई चीजें हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें।
आइसक्रीम है, कोई भी ठंडा चीज है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर कम से कम अच्छी ताजी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब जरूर लेते रहें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजलि। अंजलि, आप अपना सवाल कीजिएगा। हेलो। आप अपना सवाल कीजिए। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। मेरा अगला सवाल है, क्योंकि स्तनपान महिलाओं को बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, तो ऐसे समय में क्या लैक्टिंग जो फीमेल हैं वो वैक्सीनेशन अपना करा सकती हैं? इसको लेकर क्या अब तक के तथ्य हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल, लैक्टेटिंग मदर को हम लोग अभी वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं। पहले ऐसा आ रहा था कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं लेना है, लेकिन स्तनपान करने वाली महिलाओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बल्कि ये अच्छा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद में जो एंटीबॉडीज बनेगी वो मिल्क के थ्रू बच्चे में भी जाएंगी और बच्चे का भी प्रोटेक्शन होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं जरूर वैक्सीनेट करें, ताकि वो खुद को भी सुरक्षित रखें और अपने बच्चे को भी सुरक्षित कर सकें। जी, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमने देखे। चलिए अंजलि एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं कॉलर। अंजलि, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो। जी, आप अपना सवाल कीजिए। जी मैडम। बोलिए। मैडम, आजकल कोरोना का थर्ड स्ट्रेन आया है, तो उसमें बच्चे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सुना है कोरोना होने के बाद ब्लैक फंगस भी हो रहा है। तो मैम, मेरे को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बीच का फर्क जानना है। देखिए, आपको ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस के बीच का फर्क जान के कोई बहुत फायदा नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस में क्या है, सबसे पहले जो हमें देखने में आया था, जो नाक के रास्ते से जाता है, साइनसेस में इन्वॉल्व करता है, स्किन का कलर ब्लैकनिंग हो जाता है, वहाँ पे आईज को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को, और अगर सिस्टम में उसमें पहुंच गया ब्रेन तक या आई बॉल तक या नर्व में, तो बहुत डेंजरस होता है। कई बार ब्लाइंड भी हो जाता है और डेथ भी होने के डर रहते हैं। वैसे जो व्हाइट फंगस है, बेसिकली एक प्रकार का ये कैंडिडा इन्फेक्शन है, जिसपे कि उसको जब ग्रो किया जाता है तो उसका ग्रोथ जो होता है, वो कल्चर जो बनता है वो व्हाइट होता है, इसलिए इसे व्हाइट फंगस कहते हैं। और अभी रिसेंट में येलो फंगस देखने में आया, जिसमें कि येलो कलर का डिस्चार्ज नोज से आया है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ये उलझन में नहीं पड़ना है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस क्या है। बस ये समझ लीजिए कि एक व्हाइट फंगस है और इससे बचाव करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार सिस्टम में चला गया तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। डॉक्टर नलिनी, आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे लोग घर में सुरक्षित रहें, कैसे अपना ख्याल रखें? इस माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमें बचाव ही सुरक्षा है। ठीक है, तो CAB जो हम कहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका हमको बहुत पूर्ण रूप से पालन करना है। भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, प्रॉपर मास्क यूज करना है, सैनिटाइज करना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने से डेथ हो जाती है। ऐसा करके गांव में बहुत सारी जगहों पे हम न्यूज में देखते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। देखिए, जो पहली लहर जो आई थी, उसमें बहुत ज्यादा हेल्थ वर्कर की डेथ हुई थी। उसके बाद अभी ये हुआ कि हेल्थ वर्कर को सारा वैक्सीनेशन किया गया। अभी जो सेकेंड वेव हुआ, उसमें आपने देखा है कि इवन अगर कोविड पॉजिटिव हो भी गया वैक्सीनेशन के बाद में, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज अभी समाज में देना ये है कि वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके कराएं। वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, वैक्सीनेशन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीनेशन ही आपका बचाव है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।